Hello dear friends, you are most welcome at Study IAS with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 24 जून 2020। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। तो यहाँ पेज नंबर अगर फर्स्ट पे हम देखें तो यहाँ पर सेनाएं पीछे हटाने पर भारत और चीन राजी। तो जो एलएसी पर हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि एलएसी पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उन्हीं को लेकर अब चाइना एंड इंडिया दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो अपनी आर्मीज है एलएसी पर उनको पीछे हटाएंगे, जो पूर्व स्थिति है एलएसी पर उसको मेंटेन रखेंगे। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो क्या क्या बातें कही गई है, पहले यहां से एक बेसिक हम पता करते हैं कि क्या क्या कहा गया है, क्या क्या यहां पर कहा गया है। तो यहां पर देखते हैं भारत एंड चीन। यहां पर हमको पता है कि 15 की जो रात थी उसको क्या हुआ था, वहां पर एक झड़प हुई थी, हिंसा। तो भारत एंड चीन गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के गहराई तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख जो एरिया है, जो हमने कई बार न्यूज में देखा है कि पूर्वी लद्दाख का कौन सा पार्ट एंड वास्तविक नियंत्रण रेखा मींस एक्चुअल एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव टालने के लिए आपसी सहमति पर राजी हो गए हैं। यहां पर सैन्य कमांडर लेवल की जो बातचीत थी, जो पहली बातचीत हुई थी वो हुई थी 16 जून को, एंड जो सेकंड बातचीत जो हुई है वो हुई है 22 जून को। सैन्य कमांडर मींस लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडिया के हैं उनके नेतृत्व में ये बातचीत हुई थी। इसमें मैराथन बैठक में क्या हुआ कि दोनों देशों ने सेनाएं लद्दाख से उन सभी जगहों से पीछे हटेगी जहां एक दूसरे के सामने तनापत्नी की स्थिति है। तो वो 5 जगह हैं, वो भी देखेंगे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं। यहां पर सेनाओं के पीछे हटने को लेकर दोनों पक्षों में अब सहमति बन गई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख के क्षेत्र में टकराव वाले सभी पॉइंट से सैनिकों को पीछे हटाने पर चर्चा हुई है और यह तय हुआ कि दोनों पक्ष इसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आमने सामने में डटी सेनाओं को पीछे हटाने पर तौर तरीकों को लेकर अभी सहमति बनना बाकी है। मींस किस आधार पर कैसे हटाया जाएगा अभी ये फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है उन सभी से वहां से हटाया जाएगा। यहां पर जो कमांडर स्तर की जो वार्ता थी उनमें हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल हरदिंदर जो सिंह है उनके द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखना, किसके द्वारा, जो हरिंदर सिंह जी हैं उनके द्वारा इसको लीड किया गया था। तो ये आपको पता भी होगा कि लगातार ये क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो बातचीत चल रही है उसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। यहां पर सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई वार्ता, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे जो इंपॉर्टेंट है वहां पर कि गलवान जैसी घटना अस्वीकार्य। बैठक में यह भी कहा गया कि गलवान में जो 15-16 की रात को जो प्रॉब्लम हुई है, जिसमें चीनी सेना के जो नुकीली रोड और पत्थरों के द्वारा ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसी कोई हरकत अस्वीकार्य होगी एंड इसलिए एलएसी पर सैनिकों को ऐसी हरकतों का जवाब देने के लिए हथियार का इस्तेमाल की छूट दे दी गई इंडिया को। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, अभी राजनाथ सिंह साहब कहां गए हैं मास्को, तो वहां पर चीन के रक्षा मंत्री से वहां मुलाकात नहीं करेंगे। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं कि जो पूरा मामला जो हम देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स कि कहां प्रॉब्लम चल रही है, कहां प्रॉब्लम चल रही है। यहां पर अगर हम मैप के साथ डिस्कशन करें तो लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख में हमने देखा था कि लद्दाख में 3 एरियाज हैं स्पेशली जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है। पूर्वी लद्दाख का, अगर लद्दाख का हम यहां से देखें, ये वाला लद्दाख ये एरिया है, एक सिक्किम भी है लेकिन सिक्किम में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लद्दाख वाला एरिया अगर ये है अक्साई चीन, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था कि इस एरिया को 1962 में चाइना के द्वारा छीन लिया गया था। और यहां पर जहां पर चाइना जहां तक आ गई थी उसके बाद ये जो लाइन खींची गई थी इसका नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान के साथ हमारी लाइन है वो जम्मू कश्मीर के पास, इसको बोलते हैं एलओसी। तो एलओसी यहां पर है एंड यहां पर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर गलवान जो घाटी है वहां पर 15-16 की रात को काफी मात्रा में सैनिकों को मार दिया गया था। और इसका रीजन क्या था, जो हम इसके रीजन की कई इसके रीजन है। चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम यहां सड़क मार्ग बना रहे हैं, क्योंकि ये जो दरबुक सियोक डीबीओ दौलतबाग ओल्डी जो रोड बना रहे हैं उसके कारण भी चाइना यहां पर चढ़ा हुआ है। और यहां पर एक सियोक रिवर है जिसका हमेशा याद रखोगे, मैंने कल भी डिस्कशन किया था, गलवान रिवर, ये यहां पर काराकोरम रेंज से वहां से निकल कर आती है और एलएसी के पास, एलएसी को क्रॉस करके ये कहां मिल जाती है, सियोक रिवर में। यहां पर जो एलएसी को पार करती है गलवान रिवर, वहीं पर 15-16 की रात को क्या हुआ था, प्रॉब्लम। और हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर्स में कि कैसे
चाइना एलएसी के पास में जो गलवान घाटी है वहां पर कितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहा है ये भी हमने देखा था। और ये मैप जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्साई चीन, ये अक्साई चीन वाला इलाका है 1962 में इंडिया से छीन लिया गया था। चाइना क्यों परेशान है ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे चोटी पर हम बैठे हैं। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है और यहाँ पर एक सड़क है सिनजियांग एंड तिब्बत रोड। तो सिनजियांग तिब्बत रोड यहाँ से गुजर रहा है। हम यहाँ ऊंचाई पर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां, तो यहाँ से डायरेक्टली गोले बरसा सकते हैं दोनों जगह। तो ये वाला रूट भी खत्म हो सकता है किसका, चाइना का, और ये वाला रूट भी हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब जो 3 जगह है, यहाँ पर 3 जगह जो दे रखी है जहां पर प्रॉब्लम चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हमने देखा था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जहां प्रॉब्लम चल रही है। तो एक है गलवान वैली, मींस जो गलवान की घाटी है वहां पर, एक यहाँ पर हॉट स्प्रिंग रीजन है और एक यहाँ पैंगोंग सो लेक। तो ये तीनों जगह जो है वहां पर दोनों आर्मीज क्या है एक दूसरे के सामने डटी हुई है। और गलवान रिवर जो गलवान वैली है वहां तो 15-16 की रात को झड़प भी हो गई थी, हमारे लगभग 20 सैनिक मारे गए थे यहाँ पर। और हॉट स्प्रिंग एरिया यहाँ पर अभी भी सेनाएं आमने सामने, एंड पैंगोंग लेक यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि चाइना के द्वारा यहाँ हेवी मात्रा में डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है आर्मीज का। तो अभी बातचीत के तहत क्या हो रहा है कि यहाँ से इन तीनों जगह से आर्मीज को पूर्व स्थिति, मींस 5 मई को जहां पर आर्मी थी उसी जगह, मींस एलएसी के पास में यहां पर आर्मी आ गई, जबकि 5 मई को यहां पर थी दोनों आर्मी। तो अब ये दोनों आर्मी को यहां पर लौट जाने के लिए बोला गया है कि आप अपने स्थानों पर वापस लौट जाओ। ये सभी हमने देखा था कि काराकोरम रेंज है, यहां पर काराकोरम रेंज, यहीं से एक नदी निकलती है काराकोरम रेंज से गलवान रिवर, और गलवान में ये कहां, यहां से सियोक रिवर आती है, उससे मिल जाती है यहां पर गलवान वैली में। तो ये आप याद रखना। हमने दौलतबाग ओल्डी यहां पर एक रोड बना लिया, दौलतबाग ओल्डी, यहां पर सियोक रिवर, फिर दरबुक, और यहां से होते हम ले पहुंच जाएंगे। तो ये हमने रोड बनाई है, इसी कारण भी चाइना प्रॉब्लम में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। हमने ये भी पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहां पर देखना चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है इन सभी के पीछे, तो हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि इसके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेव करके रखना। दूसरा जो सिनजियांग तिब्बत रोड है उनको दोनों को बचाकर रखना। आपने देखा होगा यहां पर अगर इंडिया कैप्चर कर लेता है, इंडिया ज्यादा यहां पर अपना जमावड़ा जमा देता है यहां पर पूरा आसपास, तो क्या होगा, यहां सियाचिन ग्लेशियर पहले से इंडिया का है, तो यहां पर एक एडवांटेज इंडिया को मिलेगा। इंडिया इस पूरे पीओके भी को आने वाले समय में छीन सकता है। तो इसका जो पीओके से जो गुजर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसको इंडिया के द्वारा छीना जा सकता है। तो उसका पूरा जो प्रोजेक्ट है वही खत्म हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट का ये भाग ये खत्म हो जाएगा। यहां पर जो सिनजियांग तिब्बत रोड जा रही है, तो ये इसको कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, हमने पहले भी देखा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में जान लेते हैं। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत चाइना समुद्र के थ्रू और सड़कों के जाल के थ्रू पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएगा, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएगा, पूरे विश्व के साथ, ताकि उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ करे, तो इन सभी को लेकर चाइना प्रॉब्लम में है। अगर हम यहां पर देख रहे थे क्या कि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे, तो यहां पर चाइना एक तो इनको बचा के रखना चाहता है, साथ में चाइना जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है BRI, तो चाइना क्या चाहता है कि ज्यादातर जो चाहे हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, इन एरियाज में मेरा कब्जा हो, इन एरियाज में क्या हो, मेरा कब्जा ज्यादा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू व्यापार कर सकूं। तो ये जो फ्री नेविगेशन है, जो एक स्वतंत्र जो आवागमन है समुद्र का, उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है, और इसको बचाए रखने के लिए खुद चाइना उसको बाधित कर रहा है, लेकिन कोई दूसरे देश इसका विरोध ना करे, इसलिए इंडिया को भी इसको विरोध करने से रोकता है, ताकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहे। थर्ड एंड फोर्थ है पाकिस्तान क्या है कि बीच बीच में इंडिया को कीड़ा करता रहता है, इसकी पावर को कम करता रहता है, इंडिया को परेशान करता रहता है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाता है विकास से। और चाइना चाहता ये है कि इंडिया का मेन फोकस अपने विकास डेवलपमेंट पर ना होकर हमेशा पाकिस्तान से लड़ना रहे। तो पाकिस्तान को वो इसी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। आगे यहां पर 5th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक दबाव, ताकि इंडिया कभी भी किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना अगर उसके पक्ष में बोले ना, तो कम से कम विरोध ना करे, ये चाइना चाहता है।
ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चाइना के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सब बातों को लेकर। अगर हम बात करें सॉल्यूशन, अगर हम बात करें सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके, तो सॉल्यूशन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, सॉल्यूशन में फर्स्ट है कि इंडिया को दोनों तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो यहां पर डिप्लोमेटिक के साथ आर्मी वाला ऑप्शन हो। आर्मी में ये नहीं कि हम युद्ध कर दे, चढ़ाई कर दे, नहीं, बातचीत वाला जो अभी प्रेजेंट में चल रही है कमांडर लेवल की बातचीत, वैसी बातचीत। सेकंड, जो चाइना के जो भी देश हैं, जो जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो चाइना के भी दुश्मन है, जैसे ताइवान एंड यहां पर वियतनाम, तो इन देशों के साथ हमारे भी क्या करना चाहिए, हमें अपना संबंध बढ़ाना चाहिए ताकि उसको प्रेशर पड़े। थर्ड नंबर जो है वहां पर हम जो इंटरनेशनल ग्रुप है, जैसे हमने क्वाड बनाया, क्वाड किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इन चारों देशों का एक क्वाड है ग्रुप। इन देशों के द्वारा क्या करते हैं, जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, जहां पर अपना पूरा बताता है कौन चाइना, तो उनको विरोध किया जाता है। तो ऐसे करके ग्रुपिज्म कर सकता है इंडिया। एंड इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना जो पावर है आत्मनिर्भर भारत मींस इससे इंपोर्ट कम कर देना चाहिए, किससे, चाइना से, और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ये सभी तरीके हैं जिससे चाइना को कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर आप समझोगे कि ये पूरा मामला क्या है, यहां पर समझना, सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर बताना होगा कि उत्पाद का सोर्स क्या है। अब ये समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। चीन से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फैसला शुरू कर दिया। सरकार ने क्या कहा है कि अब सरकारी ई मार्केट प्लेस मिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसका नाम, जैम, तो जैम पर अगर किसी वस्तु की बिक्री के लिए उस वस्तु का मूल स्थान की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। मींस 200 करोड़ से कम की सरकारी खरीदारी में उस उत्पाद की प्राथमिकता दी जाएगी जिससे बनाने में 50% स्थानीय माल का उपयोग किया गया हो। तो 200 करोड़ का अगर कोई सरकारी माल की खरीदारी की जा रही है तो वहां पर उस माल को ज्यादा वरीयता दी जाएगी जिसमें 50% स्थानीय माल का उपयोग किया गया है। एंड अगर किसी उत्पाद में 20% से कम भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल होगा तो सरकारी खरीद की बिडिंग में उस उत्पाद को शामिल नहीं किया जा सकता। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां समझना पूरा मामला क्या है। ये जो जैम चलाया जा रहा है ये किस मंत्रालय का है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। इसकी तरफ से लिए गए फैसले में सरकारी ई मार्केट प्लेस पर अब किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं हो पाएगी जिसके बनने के मूल स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट, अभी देखते हैं क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इस फैसले से खरीदार को यह पता चल जाएगा कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह किस देश में बनाया गया है, और जैम पर मेक इंडिया सेलेक्ट करने का विकल्प शुरू कर दिया गया है। इस सेलेक्ट करते ही खरीदार के सामने सिर्फ भारत में बने उत्पाद की दिखेंगे। जैम पर बिक्री के लिए पहले से रखी गई वस्तुओं के मूल स्थान की जानकारी भी देनी होगी और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जैम से हटा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह फैसला लिया गया है। जैम पर मुख्य रूप से एमएसएमई उत्पादित, मुख्य रूप से यहां पर याद रखना केवल एमएसएमई ये नहीं है, यहीं से स्टेटमेंट बना देगा। मुख्य रूप से सरकारी खरीदारी अब जैम से की जाती है। हालांकि जैम पर कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है और बेच सकता है। जैम पर कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है और बेच सकता है। किसको? गवर्नमेंट को। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है, बेच सकता है जैम पर। तो यहां याद रखना कि कोई व्यक्ति भी यहां सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, और फैसले के मुताबिक सरकारी कंपनियां जैम से खरीदारी के दौरान 50% से अधिक स्थानीय माल से बने उत्पादों को आरक्षण दे सकती है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू हो सकते हैं नियम। ऐसा कहा गया है कि ऐसे नियम निजी प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू हो सकते हैं। ये पूरी कहानी क्या है ये समझना। यहां पर कहना क्या चाह रहा माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता था पहले, ये ऐसा क्यों किया गया, मतलब जैम होता क्या है पहले ये समझना। पहले क्या होता था, कोई सरकारी कंपनी है या सरकारी कोई संस्था है, कोई मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब सामान खरीदते थे किसी दूसरी कंपनी से
तो सामान खरीदते समय एक तरफ पैसा दे देते थे और दूसरी तरफ सामान ले लेते थे, तो इसका पता ही नहीं चल रहा था कि कितना पैसा कितना सामान कहां से लिया गया है। मींस यहां पर क्या होता था कि करप्शन होने का चांस रहता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टार्ट किया कि एक जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और कोई भी वस्तु का लेन देन होगा तो इस पोर्टल के थ्रू होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर कोई वस्तु लेनी रहती है तो आप क्या करते हो, दुकानदार के पास डायरेक्ट नहीं कर आप अमेजन ऐप यूज करते हो। अमेजन में ये व्यक्ति क्या करता है, अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस कर देता है, अमेजन क्या करती है, दुकानदारों से कॉन्टेक्ट करती है और सामान लेकर आती है और इस आदमी तक पहुंचा देती है। मीन्स ये बीच में अमेजन क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म का काम। उसी तरह जैम क्या करेगा, कोई कंपनी अपना सामान बेचना चाहती है, कोई एक जो मिनिस्ट्री है उसको सामान चाहिए, तो यहां पर जैम रहेगा बीच में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन पोर्टल। यहां पर कंपनी अपने सामानों की प्रदर्शनी करती है कि मेरे पास ये सामान, आपको कौन सा चाहिए। कंपनी किसी को सेलेक्ट करती है और बाद में पैसा इसी के थ्रू वापस दे देती है। तो जैम क्या करती है, जो सरकारी कंपनियां उनको जो सामान चाहिए तो वो उसको ऑनलाइन रूप से ऑर्डर करने का एक काम करती है। अब हाल ही में क्या नए नए चेंज हुए कि जैम पर वही वस्तुएं बिकेगी जिसमें मिनिमम 20% जो कंटेंट है उस वस्तु का वो इंडिया में बना हुआ हो, इंडिया में। साथ में ज्यादातर वरीयता किस वस्तु को दी जाएगी, 50%, जिससे ज्यादा होगा उसी को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। अगर किसी कंटेंट, भारतीय कंटेंट 20% से कम है किसी वस्तु में तो उसको वरीयता नहीं दी जाएगी, उसको जैम पर नहीं बेचा जाएगा, उसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर नहीं बेचा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन सा मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, उसके तहत जैम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल है वो लाया गया। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आप चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स आगे चलते हैं यहां पर पेज नंबर 2। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंडिया एंड चाइना का क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा आपको पता लग गया होगा यहां पर कि जैम क्या है, GEM 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल कैपिटल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आप याद रखना कि कोरोना को लेकर दिल्ली में हालत खराब होते जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर कोरोना के सर्वाधिक 3947 नए मामले आए एक ही दिन में और लगभग 68 जो मरीज हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, किसमें, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, साथ में ही दिल्ली में मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरे सभी से आपको काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस समय आपको बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा भी हल्का नहीं लेना माय डियर फ्रेंड्स। लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि बीमारी हट गई है, बीमारी तो तेजी से बढ़ रही है। पेज नंबर 3, कोई काम की न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम की न्यूज नहीं, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 4, नो नीड टू डिस्कस, कोरोना की चुनौती कई बार देख चुके हैं हम। एंड यहां पर बस इतना सा याद रखना कि भारत में कोरोना से प्रति लाख आबादी पर 1 मौत। ये जो डाटाज जो देते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है माय डियर फ्रेंड्स, क्यों डाटा लिखते हैं ऐसी, अरे डायरेक्टली लिखो ना, भारत में कोरोना के प्रति लाख आबादी पर 1 मौत। अब ये नहीं देंगे। देखो जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बायसनेस है, जर्नलिज्म में बायसनेस। ये नहीं देंगे कि प्रति 1 लाख आबादी पर कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ, अभी तक 1.25 अरब लोगों में से कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ, ये सभी नहीं देंगे। लेकिन प्रति लाख जो आबादी है उसमें से 1 की मौत हुई है कोरोना में, ये सभी छोटी छोटी पॉइंट्स निकालेंगे ताकि लोग ऐसा रहे कि हाँ मजे आ रहे हैं, और फिर ढीले पड़ जाएं। तो इस टाइप के जो जर्नलिज्म है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए घातक है। आप देखना जर्नलिज्म कितनी बाइस्ड है। द हिंदू पूरा गवर्नमेंट के एंटी लिखता है, दैनिक जागरण को मैं देखता हूं तो गवर्नमेंट का, हाँ गवर्नमेंट तो पूरा इनको पता नहीं क्या दे रही है। तो इस टाइप से एक न्यूज़पेपर पूरा बाइस, एक दूसरा न्यूज़पेपर गवर्नमेंट को सपोर्ट, एक उसको पूरा वो। ये क्या है, पूरा जर्नलिज्म जो है जिसको जो काम करना चाहिए, लोकतंत्र का 4th पिलर है माय डियर फ्रेंड्स। ये रियल में सोचने वाली बात है कि ये क्या लिखते हैं, इनको जो बातें लिखनी चाहिए एग्जैक्ट डाटाज वो नहीं लिखते हैं। यहां पर अगेन पेज नंबर 5, देश और जनहित में कोई काम का न्यूज नहीं है, हमारे लिए कोई काम का न्यूज नहीं है। ये सभी हमने पहले भी पढ़ा था कि पाकिस्तान सीमा से टिड्डी का दूसरा दल का हमला हो गया। डियर फ्रेंड्स हमने पहले भी देखा था, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किए हैं। जब हम शुरुआत में जब इंडिया पर अटैक हुए थे, शुरू में जब अटैक हुए थे किसके, टिड्डी दलों के, तभी हमने इसको अच्छे से देखा था कि कैसे यहां पर हमने देखा था कि ये अगर अफ्रीका है, अफ्रीका, तो अफ्रीका में यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहां से निकलकर जितना भी सऊदी अरेबिया है, यमन है, सऊदी अरेबिया, यमन यहां पर, उसके बाद यूएई, इनसे निकलकर ये कहां एंटर कर रहे थे, ईरान, उसके बाद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
पाकिस्तान होते हुए ये कहां पर पहुंच गए, हमारे जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में ये पूरा, और यहां छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी सब राज्यों को कवर कर लिया गया। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, ये टिड्डी दलों का हमला, ये नॉर्थ जो अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां से, मींस सोमालिया वाला जो एरिया है यहां पर, सोमालिया, इन सभी जगह से, उसके बाद जितना भी आपका यहां पर जिबूती, सोमालिया, ये सभी जो एरिया है वहां पर, इथोपिया, वहां से इनका जो अटैक है वो स्टार्ट होता है वहां से और पूरा फैल जाता है इंडिया तक आकर। और ये हमेशा बारिश के सीजन से पहले स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, बारिश के सीजन से पहले स्टार्ट होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आज चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो टिड्डी दल का हमला आप याद रखना हमेशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट। चालबाज चीन, भारत और चीन के लिए रूस के मायने, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको देखते हैं पॉइंट्स में कि चीन क्यों इंपॉर्टेंट है, मींस रूस क्यों इंपॉर्टेंट है। रूस एक ऐसा देश है जिसका इंडिया और चाइना दोनों के साथ अच्छा बनता है। तो अगर हम देखें राजनीतिक स्तर पर दो बार बात, तो यहां पर गलवान संकट से पहले भी और बाद में भी भारत और चीन के बीच में राजनीतिक स्तर पर दो बार बात हो चुकी है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल इस तरह की जो बातचीत थी वो हुई थी, एंड 15 जून को जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसके बाद भी वहां पर बातचीत हुई। मींस हमारे लिए क्या है, रूस बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस को भरोसे में लेना, रूस को भरोसे में बनाकर रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ बेहतर रिश्ते, चीन के साथ जो चाइना के रिश्ते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कि पहले से अच्छे रहे हैं, लेकिन चाइना के प्रेजेंट में रूस एंड चाइना के रिश्ते क्या हैं, बहुत अच्छे। रीजन क्या है, देखो यहां पर कि यहां पर हाल ही दिनों में रूस ने चीन के साथ सुर में सुर मिलाए हैं, चाहे वो कोविड-19 पर प्रतिक्रिया हो, चाहे हांगकांग का मामला हो, चाहे हुआई पर रूस ने चीन का साथ दिया। हुआई जो कंपनी है 5G जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, तो हुआई पर भी रूस का चीन ने साथ दिया। तो एक तरह से ज्यादातर जो है मामला साथ में ही यहां पर। हालांकि दोनों देश एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते, क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में चाइना ने अभी मान्यता नहीं दी है, वहीं दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को लेकर रूस तटस्थ रुख अपनाता है, मींस उसने कभी समर्थन नहीं किया। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जब हम लिखेंगे कि मतभेद के बिंदु तो वहां पर भी है, क्रीमिया है यहां पर, ऐसे नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा यूपीएससी की जो चाइना है उसकी तरफ पूरे 100% सपोर्ट करता है कौन, रसिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में लिखेंगे कि उसने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ मामलों में क्रीमिया के ऊपर चाइना ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये दक्षिणी चीन सागर को लेकर कभी सपोर्ट नहीं करता, अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में ठीक नहीं थे संबंध, अब हमको कोई लेना देना नहीं कि शुरुआत में ठीक नहीं थे या थे, हमें देखना है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देख ली, इसलिए एक दूसरे की जरूरत हमारे को जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों ने नया रणनीतिक आधार बनाया। किसने, चाइना एंड रूस। रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार साझेदार कौन है, चीन, और रूस में सबसे बड़ा एशियाई निवेशक भी चाइना है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और चीन जो है रूस को कच्चे माल के बड़े गोदाम और उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े बाजार के रूप में, मींस जैसे अंग्रेज हमारे यहां करते थे कि कच्चे माल को वहां ले जाते थे और पके हुए माल को वापस हमारे इंडिया में क्या करते थे, डंप करते थे, उसी तरह रसिया की जो चाइना है उसके बाद रसिया दोहरा फायदा है, कच्चे माल का बड़ा गोदाम है, साथ में जो उपभोक्ता वस्तु है उनको रूप में बाजार में वहां बेचने के लिए वहां पर 2014 में आपको याद रखना है कि 2014 में जो पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाए थे रूस पर, उसके कारण रूस किसके नजदीक आ गया, चीन के। और हालिया वर्षों में चीन और रूस के मध्य एक गठबंधन का विकास हुआ जिसे पश्चिमी विशेषज्ञ सुविधा के लिए मित्रता का नाम देते हैं। वो कोई बात नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। रूस की स्थिति तब और अब 2017 में डोकलाम जब विवाद हुआ था तो बीजिंग में रूसी राजनयिकों की चीन की सरकार ने कुछ जानकारी दी थी, ये चलो ठीक है, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमको याद रखना है कि हमें साथ कब दिया था, 1971 के युद्ध में हमें खूब सारा साथ दिया, किसका, इंडिया। साथ में ही गलवान का जो प्रॉब्लम हुआ उसमें भी रसिया के द्वारा यह कहा गया है कि इंडिया जो भी स्टेप उठा रहा है वो ठीक है, अपने हिसाब से दोनों देश मिलकर हल निकाल लो। मिस द्विपक्षीय बातचीत का यहां पर दोनों को भरोसा दिया। अगर हम देखें भारत रूस संबंध, तो भारत रूस संबंध के जो मुख्य मेन पॉइंट्स हैं वहां पर हम रक्षा खरीदारी कहां से करते हैं, रसिया से। रूस से लगभग 60 से 70% रक्षा आपूर्ति है वो कहां से हो रही है हमको, रसिया से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो रसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे
चाइना हो, दोनों के लिए रसिया इंपॉर्टेंट है। यहां पर अग्रणी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना जरूरी, जयशंकर। तो यहां पर अभी क्या हुआ, तीनों जो विदेश मंत्री हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे इंडिया के हों या फिर चाइना के, उनमें इन्होंने यही कहा कि जो अग्रणी देश हैं, मींस जो अच्छे देश हैं, जिनको सब दो देश आपस में फॉलो करते हैं, तो उनको कम से कम अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय नियमों में इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, जो एलएसी वाला पार्ट है, वहां पर जो अनावश्यक अतिक्रमण कर रखा है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, उसी को लेकर यहां बातचीत की जा रही है। यहां पर भारत और रूस में रक्षा सहयोग पर आगे बढ़ी बात। तो अब आगे क्या बढ़ी है, जो आगे एक दो दिन में न्यूज आ जाएगी कि कौन कौन से रक्षा सौदे हुए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बातचीत चल रही है, तो बातचीत के दायरे में है, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चालबाज चीन, ये पता नहीं कुछ भी लिखते हैं। चीनी घुसपैठ पर सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा। यहां पर डायरेक्टली क्या एलिगेशंस लग रहे हैं गवर्नमेंट पर, जो कोई काम का नहीं है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, कभी न भूलने वाला आपातकाल और चीन से सावधान। चीन से तो हम वैसे भी सावधान, हमने बताया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कभी न भूलने वाला आपातकाल, तो आपातकाल जो 1975 में लगा था, उस आपातकाल की यहां बात की जा रही है। उसी के लिए कहा जा रहा है कि वो जो आपातकाल था वो कहीं ना कहीं डेंजर था। तो एक बार इस पूरी न्यूज को देखते हैं, फिर देखेंगे कि आपातकाल होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, ये हर साल आता है। क्या हुआ था, 45 ईयर पहले की बात है कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए क्या किया था, ये सब लिखा हुआ है यहां पर। 25 जून 1975 को आपातकाल हुआ, लेकिन इसकी रूपरेखा 24 जून को बन गई थी, इसलिए फेमस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर यह आदेश दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती, जिसमें उनके चुनाव को खारिज किया गया था। तो यहां पर उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा। क्या हुआ था पूरा मामला देखेंगे। और यहां पर क्या किया था, आपातकाल में इंदिरा ने जो राजनीतिक उनके प्रतिबंधी थी, उनका सभी का दमन किया, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, सबकी स्वतंत्रता को कुचल दिया। तो ये सभी जो एक लोकतंत्र देश था, उसको फांसीवादी देश में चेंज कर दिया। तो ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसा हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को हम देखेंगे। यहां पर निर्देश जो लोग थे उनको जेलों में ठूस दिया, बस्तियों को बुलडोजर चलवा दिए, लोगों की जबरन नसबंदी यहां करवाई गई। 25 जून 1975 का एक घटनाक्रम हमें बताता है कि देश का समस्त ढांचे या कारक कैसे ध्वस्त कर दिया। और यहां पर उसके बाद शाह आयोग बैठा इस पूरे आपातकाल की रिपोर्ट के बारे में कि ये सही था या गलत, इसके लिए शाह आयोग बैठा और इस रिपोर्ट में भली बातें दर्ज की गई। ये कहा गया कि जो भी यहां पर किए गए थे काम आपातकालीन के दौरान, वो कहीं ना कहीं गलत थे। लोगों की स्वतंत्रता का यहां क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर और क्या क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने रे से कहा, जो उस समय यहां पर रे पे चलते हैं, रे बहुत फेमस थे, सुप्रीम कोर्ट में थे ये रे, लेकिन उनके द्वारा इनकी बातें नहीं मानी गई थी। यहां पर देखो, यहां पर जो इंदिरा गांधी थे, बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धांत शंकर रे को तलब करने के साथ ही उनको क्या दिशा निर्देश दिया गया, जो एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। श्रीमती रे ने कहा कि भारत एक तगड़े झटके की जरूरत है और उसके लिए आपात शक्तियों का असीम आवश्यकता। ये छोड़ो, रे ने उन्हें अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की सलाह दी। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 352 क्या है, आंतरिक आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर सभी वो बातें लिखी हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार आप पढ़ के छोड़ देना। बाकी सभी को जो इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल होता क्या है, उन सभी का हम यहां डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया था, ये पूरी गोपनीयता, ये सभी बातें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कितने तरीके का होता है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो एक लास्ट पॉइंट है वो आप याद रखना। यहां पर क्या है कि 21 महीने तक ये लगभग आपातकाल चला और यहां पर 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हार गई आपातकाल के कारण, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसीलिए कांग्रेस को अपना हार मानना पड़ा। तो ये आगे देखते हैं कि क्या पूरा मामला है। इसमें केवल एक पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय एकता पर, एकजुटता पर आघात, कोई काम का नहीं है, एंड इस पेज पर कोई काम का हमारे लिए नहीं है।
कोई काम का हमारे लिए नहीं है। आगे अगर हम देखें इसको, आगे अगर हम इसको देखें, यहां पर तो पेज नंबर 9 पर स्वावलंबी गांव का सपना होगा साकार। तो एक बार हम देख लेते हैं, फर्स्ट आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो था वो बता देते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकाल का मतलब क्या होता है, नेस इमरजेंसी। आपातकाल मींस इमरजेंसी। इंडिया में संविधान में यह कहा गया है कि जो आपातकाल है इंडिया में 3 तरीके से लग सकता है, 3 टाइप का होता है। एक है फर्स्ट, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी मींस राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है सेकंड, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, या इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन, या इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। थर्ड जो है वो है वित्तीय आपातकाल मींस फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। जो राज्य आपातकाल है 2 तरीके से लग सकता है, एक आर्टिकल 356 और एक 365। 356 में क्या होता है कि अगर कोई सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। 365 में अगर कोई राज्य सरकार अगर केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र के दिशा निर्देशों को नहीं मानती है और उसका उल्लंघन करती है तो यहां राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है जब हमारी वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो जाए। अब यहां पर नेशनल इमरजेंसी देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कब कब लगी है उसको हम देखेंगे। नेशनल इमरजेंसी, अब यहां पर जो हमारे लिए है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, डियर फ्रेंड से 3 तरीके से लगाई जा सकती है, 3 तरीके से लगाई जा सकती है। कब, फर्स्ट जब बाहरी आक्रमण हो जाए, मींस कोई दूसरा देश बाहर का अटैक कर दे युद्ध के समय। सेकंड है वार, युद्ध के समय। और थर्ड जो पहले था वो था कि आंतरिक गड़बड़ी मींस इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके आधार पर 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसको फिर बाद में बदलकर क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको बदलकर क्या कर दिया कि भैया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर तो कोई भी आपातकाल लगा देगा जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं हो जाए, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं हो जाए तब तक अब आपातकाल नहीं लगेगा। ये कब चेंज कर दिया गया, 44 संविधान संशोधन में। बाहरी आक्रमण एंड युद्ध, और ये जो आर्टिकल लगे थे यहां पर 1962 में युद्ध में, 1971 के युद्ध में 2 बार यहां पर लगा ये इन आधारों पर। और जो तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में 1975 में, वो आंतरिक गड़बड़ के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये था नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 आधारों पर लगाया जा सकता है, बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक गड़बड़ी नहीं। अब उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह अगर देश में हो जाता है तभी जाकर आपातकाल लग सकता है। और आज तक केवल 3 बार आपातकाल लगा है। तो ये सभी आप याद रखना, आपातकाल में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपातकाल से इतना लोग डरते हैं। यहां पर आपातकाल के समय क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपातकाल के समय आपके जितने भी अधिकार हैं स्पेशली फंडामेंटल राइट्स वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। मींस आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी आपको कोई भी यातनाएं दी जा सकती है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपातकाल के समय एक एक्ट था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। यहां पर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, इसके तहत क्या किया गया, इमरजेंसी के समय 1975 में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 में, उस समय क्या था कि मीसा एक्ट लगाया गया। मीसा के तहत क्या हुआ कि जितने भी लोग थे चारों पूरे इंडिया में, जितने लोग थे, अच्छे अच्छे नेता थे, उन सभी को जेल में ठांस दिया गया। किसमें, जेल में ठांस दिया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहां पर जब उनको जेल में डाल दिया गया तो क्या हुआ कि ये सभी लोग गए हाई कोर्ट में इन्होंने बोला कि अरे हाई कोर्ट साहब, जज साहब, हमें तो संविधान में, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमें बचाओ। हमें आर्टिकल 21 मिला हुआ जिसमें लिखा हुआ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मींस जीवन जीने का अधिकार, और आर्टिकल 20 मिला हुआ है जिसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध हम बच सकते हैं। मींस गिरफ्तार कोई भी हमको दंड देगा तो उसका निरोध मींस दंड के विरुद्ध संरक्षण, कि किस आधार पर हमें दंड दिया जा रहा है पहले उसकी जांच तो हो, लेकिन हम तो कुछ किया ही नहीं, हमको तो बार बार जेल में भरा जा रहा है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट में लोग गए और एक PIL दायर की गई, उसका नाम था, वो केस बहुत फेमस हुआ, वो केस बहुत फेमस हुआ। आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट मानती है अपनी गलती कि मैंने वो केस में जो जजमेंट दिया था वो गलत था। केस आया क्या, जब ये पूरी बातें हो रही थी तो एक केस आया ADM जबलपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला केस 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूपीएससी में आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज करना है मैं बता देता हूं आपको। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में क्या था कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अननेसेसरी गिरफ्तार किया जा रहा था, तो ये केस पहुंच गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि जो लोगों की गिरफ्तारी है, लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है मीसा एक्ट के तहत क्या वो सही है। दूसरा इसको देखना था कि आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 20 क्या इनका उल्लंघन हो रहा है, ये देखना था। और क्या सरकार सही काम कर रही, ये सभी निर्णय देना था। इनके आधार पर गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या निर्णय दिया, पहला कि मीसा के तहत जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो सही है, कानून सम्मत है, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। दूसरा, सरकार जो काम कर रही है वो कानून के अनुसार काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ, जो रूल बनाए उनके अनुसार तो ठीक है। थर्ड, संविधान में लिखा हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और आपातकाल के समय आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को स्थगित किया जा सकता है। मींस मजे करो, क्या बोल दिया गया इंदिरा गांधी को कि आप मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जेल में डालना डालो, आपका रूल ऑफ लॉ है। मींस आप विधि के सम्मत काम कर रहे हो, आप जो भी करोगे, किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी के डंडे लगाओ, किसी की नसबंदी करो, एवरीथिंग इज फाइन, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी के बल पर गवर्नमेंट को क्या मिल गया, छूट मिल गया, जो भी करना है करो, क्योंकि सबके अनुसार क्या है, एक्ट बने हुए हैं, संविधान में ये कहा गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत निर्णय था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन 1978 में ही क्या किया, 1978 में क्या हुआ कि यहां पर 1978 में भारत जो जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि हार गई थी चुनाव, कौन, इंदिरा गांधी, और उसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और वहां पर यह कहा गया कि चाहे अब कितना भी नेशनल इमरजेंसी लगे, चाहे कोई कितना भी नेशनल इमरजेंसी लगे, लेकिन संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, स्पेशली आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20, इन दोनों को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। मींस अगर अब नेशनल इमरजेंसी कभी भी लगती है तो आर्टिकल 21 मींस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के तहत हमको जो अधिकार मिले हुए हैं वो, एंड आर्टिकल 20 के तहत जो भी हमको कन्विक्शंस के तहत जो अगेंस्ट लॉ मिला हुआ है, मींस हमको अपराधी बनाने से पहले जो हमको संरक्षण मिले हैं वो सभी हमको मिलेंगे। मींस कभी भी अब नेशनल इमरजेंसी कोई भी लगे, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स कभी भी क्या नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये उसका क्या आया, रिजल्ट आया। तो आप ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों अभी न्यूज में आया था, थोड़े दिन पहले भी न्यूज में आया था, क्यों न्यूज में आया था माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना कि हुआ क्या था कि यहां पर बहुत सारे हाई कोर्ट में केस आया था। हाई कोर्ट ने तो जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसका विरोध किया था उस समय भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फायदे के लिए वो केस का निर्णय गवर्नमेंट के फायदे के लिए सुनाया। प्रेजेंट में क्या हुआ था, ये क्यों केस आया, इसको फिर याद दिलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रही है जो 1976 में की थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो प्रवासी मजदूर हैं वो उनके वायोलेशन हो रहा था आर्टिकल 21 का, उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं था, उनको लंबी दूरियों तक चल के जाना था, खाना नहीं था, मींस आर्टिकल 21 का नुकसान हो रहा है। अब गवर्नमेंट को जवाब देना था। गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल जो साहब उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अरे साहब, जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो गलत है।
मीडिया गलत रिपोर्ट निकाल रही है, मीडिया फेक न्यूज निकाल रही है, कोई मजदूर सड़क पर नहीं है, सब अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट अंधा हो गया उस समय, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, सरकार जो बोल रही है वो सही है, और जो गवर्नमेंट बोल रही है, मींस गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं वो गलत है। और न्यूज़पेपर वाले को ये कहा गया कि आप सही रिपोर्टिंग करो, आप सही रिपोर्टिंग करो। अगेन यही याद दिलाया गया सुप्रीम कोर्ट को, लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट वही टाइप का निर्णय दे रही है जो 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के तहत दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि उस केस में जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत था। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अगेन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रवासी मजदूरों के केस में उसने सही डिसीजन नहीं दिया, और ये हुआ 15-20 दिन के बाद ही, लगभग 1 महीने बाद वापस सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, और अभी थोड़े दिन 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया कि 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर जितने भी लोग हैं प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था करे गवर्नमेंट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो केस दायर किए गए किस आधार पर, कि उन्होंने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, लॉकडाउन को उन्होंने नियमों का फॉलो नहीं किया, उनके आधार पर जो केस लगाया अपने स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उन सभी केसों को सस्पेंड करो, उन सभी केसेस को वहां से उनसे हटाओ। ये सभी निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन क्या किया है, अपना जो पहले वाला निर्णय था माइग्रेंट्स वर्कर्स को लेकर, उस निर्णय को वापस सुधारा है। तो ये सभी प्रॉब्लम से, ये सब डाउट वाले क्लियर हैं। इंटरव्यू में जब आप बैठोगे किसी भी एग्जामिनेशन में, या फिर जब आपको कोई टॉक करनी रहे, तो इस टाइप के मुद्दे जो हैं वो हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी जाकर आप एक बेटर आंसर राइटिंग कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज सिंपल थॉट्स आप रखोगे तो इस एग्जामों में स्पेशली आप ज्यादा बेहतर नहीं कर पाओगे। स्वावलंबी गांव का सपना होगा साकार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स है, हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत चला रखा है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। स्वावलंबी गांव का मतलब क्या है कि गांव में वो सभी सुविधाएं हो जो गांव में जरूरत हो, मींस उनको शहरों की तरफ रुख ना करना पड़े। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्या है, गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना भी चलाई गई थी, उसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना को चलाया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह कहा गया था कि हर एक सांसद एमपी अपने वहां हर एक साल में जो उसके निर्वाचन क्षेत्र है उसमें एक गांव को गोद लेगा, और वहां पर जो सुविधाएं गांव में चाहिए, चाहे पीने का पानी अच्छा हो, चाहे सड़कें हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर गांव के ग्रामीण इलाके से संबंधित जो भी स्ट्रीट लाइट्स हो, वहां पर अच्छा इंटरनेट हो, या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, उन सभी को, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, प्रधानमंत्री साहब ने जो भी योजनाएं चला रखी है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सोइल हेल्थ कार्ड हो, उन सभी को गांव में अच्छे से इंप्लीमेंट करें, और वो गांव एक आदर्श बन जाए कि अब उस गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उस गांव में जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह शहर की तरह हो गई। तब जाकर उस गांव को हम क्या बोलेंगे, स्वावलंबन। उसके साथ ही उस गांव में वो सभी चीजें हो जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, रोजगार के लिए जरूरत हो, रोजगार के लिए गांव लोग जो हैं गांव से निकलकर शहरों की तरफ पलायन ना करें। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कहा गया है। साथ में इन्होंने कहा है कि क्या क्या काम किया जाना चाहिए, ग्रामीण कुटीर उद्योग, उद्यम आधारित जीवनचर्या, चौपाल, चिकित्सा, ये सभी जो विकास है गांव का वो होना चाहिए यहां पर। तो इन सभी योजनाओं के आधार पर यहां सब बातें की गई है जो मैंने सभी आपको बताया। उन्हीं सब पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। कभी भी जब आए कि आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनाएं, प्रवासी मजदूरों को मिले न्याय, तो यहां पर इन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की क्या क्या प्रॉब्लम है, मिस माइग्रेंट्स वर्कर्स। तो यहां पर डाटा से हमको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ इतना सा याद रखना कि हमारे यहां पर जो काम करते हैं, जितना लेबर मिलती है, जितनी लेबर है काम करने वाले, उसमें से 90% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मींस उनको ना तो पेंशन मिलती है, 90% लोगों को जो काम करते हैं कई क्षेत्रों में, ना उनको पेंशन मिलती है, ना उनको छुट्टी की सुविधा मिलती है, ना ही उनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, ईपीएफ, कई तरह के जो प्रोविडेंट फंड है, इन सभी की सुविधा भी उनको नहीं मिलती। साथ में गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, कई बार उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, काम के घंटे उनके ज्यादा होते हैं, काम के घंटे डिसाइड नहीं रहते। ये सभी इंपॉर्टेंट है। कितना रोजगार, कौन सा रोजगार एक संगठित क्षेत्र में कितना रोजगार है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ये सभी याद रखोगे। आपको नहीं भी पता हो तो डायरेक्टली एक ही मार देना, 90% से ज्यादा। जब आपको एग्जैक्ट रेशियो पता नहीं हो तो आप क्या करोगे, 90% से ज्यादा, 10% से ज्यादा,
इस टाइप के आप क्या करोगे, डाटा यूज करोगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या उनके लिए किया जाना चाहिए, क्या क्या उनके लिए किया जाना चाहिए, यहां पर सब इंपॉर्टेंट है। उसमें 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, प्रवासी मजदूरों के लिए कानून पारित हुआ था, जिसमें अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर रोजगार नियमन एवं सेवा शर्ती, इसमें प्रावधान क्या था कि जो श्रम ठेकेदार है दोनों राज्यों में जहां से मजदूर जाएंगे और जहां पर काम में लगाएंगे वहां उनका पंजीकरण करेगा और उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। साथ में मजदूरों को उचित वेतन, आवास, मेडिकल सुविधाएं, ये सभी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये सब कहां फॉलो होता है? साथ में जो अनौपचारिक मजदूरों की भलाई, उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। उनके लिए निवास पर काम, उनके आवास के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना जिन आय वर्गों के लिए उसमें प्रवासी मजदूर नहीं आ पाएंगे। यहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए यह बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो चलाई गई है उसमें प्रवासी मजदूरों को जितनी इनकम होती है उसके अनुसार वो नहीं आ पाते। और सभी शहरों में जहां प्रवासी मजदूर, वहां श्रमिक आवास बोर्डों की स्थापना हो जाए तो श्रमिक भवनों का निर्माण कराए और कम किराया पर उनको क्या करें, हम हाउसेज दें। अगर ये सभी व्यवस्था पहले से ही होती माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के बाद जितने प्रवासी अपने गांवों की तरफ भगे हैं वो जाते, क्योंकि उनके पास आवास नहीं था, खाने के लिए जगह नहीं था, मींस रहने के लिए जगह नहीं, आवास नहीं, खाने के लिए उतना राशन नहीं था। तो यहां पर ये सभी प्रॉब्लम, ये इसीलिए लॉकडाउन के समय ना रोजगार था, ना राशन था, ना ही कोई आर्थिक सहायता, और मजदूर इसीलिए अपने घर की तरफ पलायन हो गए। इसीलिए सरकार ने यह भी कहा था कि मुफ्त राशन का वादा किया था उस टाइम। अभी 5 केजी जो गेहूं है वो देते हैं, 1 केजी दालें, लेकिन इससे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के साहब के द्वारा क्या किए, 5,000 करोड़ की एक गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत क्या किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो रोजगार योजना है उसके तहत इन सभी को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और जिसके तहत ये सभी काम किए जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास का काम हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में और बेहतरी का कोई काम हो, शौचालय बनाना हो, पंचायत भवन बनाने हो, इन सभी में उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इन्हीं जगह से क्वेश्चन बना देती है एग्जामिनेशन। मछली पालन को मिले बढ़ावा, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। मछली पालन को मिले बढ़ावा, इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कि लॉकडाउन हो गया था, ये ठीक है। मछली पालन क्या होता है, एक तो इसको क्या बोलते हैं हम, पिसिकल्चर। तो यहां पर मछली पालन है, उसका याद रखेंगे हम। एक जो यहां पर क्या किया गया है इसको देखते हैं एक बार, पूरा आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहां पर समझना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे कि क्या किया गया है इसमें। प्रारंभ में क्या था, जो पशुपालन, डेयरी एंड प्रारंभ में क्या था, पशुपालन, डेयरी एंड मत्स्य की जो विभाग था वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था, मींस इन सभी का एक ही डिपार्टमेंट था। इससे क्या होता था कि पशुपालन पर तो गवर्नमेंट ध्यान देती थी, लेकिन पशुपालन का कार्य भी आकर्षक मोह नहीं है, लेकिन जो मेन काम था कि ये जो मत्स्य विभाग है इसको अलग बनाया गया 2019 में, क्योंकि जरूरत थी कि मत्स्य विभाग पर अलग से, मींस जो मछली पालन है उसके ऊपर ज्यादा से अच्छे ध्यान दिया जा सके। और साथ में हमने एक नीली क्रांति, जो ब्लू रिवोल्यूशन है, वो हमने 2014 में स्टार्ट किया है। किसके लिए, मछली पालन के लिए। ब्लू क्या होता है, पानी, वाटर, इसलिए पानी में कौन रहती है, मछलियां, इसलिए इसको ज्यादा ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब, जैसे एक फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड, उसके तहत क्या होता है, ऑपरेशन ग्रीन या ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके तहत हमने जितना भी प्रोडक्शन है ग्रेन्स का उसको बढ़ाया। उसी तरह जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, मछलियों का उत्पादन। सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्या है कि मछली पालन में हम चाइना के बाद सेकंड है, चाइना के बाद सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडिया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कई तरह के हमने फंड भी बनाए साथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के तहत खर्च का पूर्व स्कीम जो नीली क्रांति है उसमें व्यय को 10 गुना अधिक है। मींस यहां पर इसके तहत क्या करेंगे, साथ में हमने क्या किया है, जो मत्स्य की अवसंरचना विकास निधि, जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है उसको बनाया है, ताकि ये सभी पॉइंट्स है वो सभी आप याद रखोगे कि मछली पालन के हमने क्या क्या किया है। एक अलग से फंड बनाया है, एक हमने अलग से स्कीम लिया है, साथ में हमने इसका जो डिपार्टमेंट है
एक डिपार्टमेंट है उसको हमने अलग कर दिया। साथ में ही जो मछली पालन है उसमें हम जो चाइना है उसके बाद सेकंड है, उसके बाद सेकंड है। आपको एक जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो टोटल मछली पालन है उसमें से लगभग 60% जो मछली पालन होता है, 60 to 70% मछली पालन वो हमारा आंतरिक है। वो हमारा क्या है? आंतरिक मीन्स अंतर्देशीय है, मीन्स उसमें हम पालन करते हैं अंदर के समय तालाब वगैरह में। और जो लगभग 30% है मछली पालन वो हम समुद्र से पकड़ते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, मैक्सिमम जो मछली पालन हो रहा हमारा वो अंतर्देशीय है, मीन्स हम तालाब वगैरह बनाकर लोग अंदर की साइड में, मीन्स जो हमारा जो खुद से समुद्र के अलावा जो मछली पालन है वो करते हैं 70%। केवल 30% क्या है हमारे पास समुद्र से मछली पालन करते हैं। हमें समुद्र वाले मछली पालन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा राहत पैकेज का असर, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आप थोड़ा सा इनको याद रखना। देज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 11। यहां पर शीत युद्ध के दौरान चांद पर परमाणु विस्फोट करना चाहता था अमेरिका। नो नीड, नो नीड, नो नीड, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। जो भी हमारे लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट एक कि भारतीयों को झटका, हमने पहले भी पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर क्या है H1B वीजा। जो H1B वीजा है उसको अमेरिका ने क्या किया, अब चुनाव आने वाले हैं तो ट्रंप साहब क्या है उसको फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसने बोला भी था जब ट्रंप साहब की मैं H1B वीजा रोकूंगा और जो बाहर के लोग हैं जो काम करने आते हैं इंडिया में उनको रोककर हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। उसी के तहत H1B वीजा को रोका गया है। यहाँ पर कई तरह के दिशा निर्देश रहते हैं। अगर किसी को H1B वीजा मिल जाता है विदेश में तो 5 और 6 साल के बाद में वो वहां पर परमानेंट जो है परमानेंट नागरिकता के लिए अलाउ कर सकता है, मींस अप्लाई कर सकता है। कहां पर? अमेरिका में। तो H1B वीजा मिलने का मतलब क्या है कि उसको धीरे धीरे ग्रीन कार्ड मिल जाता है वहां पर रहने के लिए और चांसेज रहता है कि 5 साल के बाद वो वहां पर परमानेंट नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। आगे यहां पर आपातकाल, आपातकाल का 45 ईयर्स हो गया माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया कि आपातकाल क्या था, आपातकाल क्या था, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये भी हमने पहले ही देख लिए। ये हमने पहले ही देख लिया आपातकाल में, एक बार और आप देख लिए कि अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में। और इसमें क्या था, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के चलते इसे लगाया गया था। जो मेन कारण था वो था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट था कि एक बार जब आपातकाल का प्रस्ताव लग जाता है तो 6 महीने तक चलता है और बाद में उसकी अवधि जो रहती है वो अनिश्चित काल तक रहती है, मींस बार बार उसको 6-6 महीने के लिए बढ़ाते रहते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 25 जून 1975 की जो रात थी उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसूदे पर हस्ताक्षर कर दिए और आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। राजनीतिक असंतोष भी रहा इस समय, कई तरह के आंदोलन चले, जेपी आंदोलन चले उस समय, जय नारायण व्यास का आंदोलन चला, ये सभी इंपॉर्टेंट थे। ये ऐतिहासिक फैसला, और इसी के तहत क्या ऐतिहासिक फैसला दिया था वो सभी आप याद रखना। यहां पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्या था कि 1971 में चुनाव में जो सोशलिस्ट पार्टी राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी का ये चुनाव, ये तो मामला था वो बहुत फेमस हुआ। उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया था, रायबरेली से चुनाव हरा दिया था किसको, जयनारायण को। और उन्होंने हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था, वहां अर्जी दायर की और ये कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा और वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कोर्ट में पेश होने वाला पहला मामला था। 15 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी उसमें दोषी है। रायबरेली में जो चुनाव हुआ था वहां पर इंदिरा गांधी निर्वाचन को अवैध ठहराया और उनकी लोकसभा सीट जो थी उसको रिक्त कर दी गई और उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि वोटरों की रिश्वत देने और धांधली जैसे गंभीर आरोपों से उनको मुक्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में मिल रही सभी सुविधाओं को वंचित कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद सुरक्षित रहा। अगले ही दिन जेपी ने दिल्ली में बड़ी रैली कर कहा कि पुलिस अनैतिक सरकारी आदेश न माने और इसे अशांति भड़काने के रूप में देखा गया और आपातकाल लगा दिया। आप सोचिए, जिस दिन इंदिरा गांधी को हटना था प्रधानमंत्री पद से, उस दिन से उसने आपातकाल लगाकर 2 साल और प्रधानमंत्री पद पर मजे किए।
तो ये सभी, आई एम नॉट सेइंग जस्ट मजा, लेकिन एक तरह से जब आप किसी भी पर्टिकुलर संविधान की खिल्ली उड़ाते हो और उस पद पर रहते हो, तो एक तरह से वो क्या है आपके लिए फिर उस टाइप का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। तो वो कहीं ना कहीं आप चाहे सत्ता का मजा करो या कोई भी, तो वो गलत था। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी, ये सभी प्रॉब्लम्स थी, ये सभी प्रॉब्लम्स थी। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको हम डिस्कशन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप अब न्यूज जो है उसको हम समाप्त करते हैं। बस पिकासो का आप याद रखना, पिकासो हमेशा फेमस रहा है। यहां मुझे दिख रहा है पिकासो की पेंटिंग्स की पहली बार प्रदर्शनी कब लगाई गई? पिकासो का फेमस था, इनके द्वारा कई तरह की, पिकासो ने वुमन ऑफ अल्जीरियस नामक पेंटिंग बनाई थी और ये अभी तक सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है, वुमेन ऑफ अल्जीरियस। तो पिकासो का नाम काफी फेमस था। तो यहां पर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड ये सभी न्यूज थी जिसका हमने डिस्कशन किया। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।